तो यहां पर हम बात करते हैं कला की, विज्ञान की, साहित्य की, इतिहास की, दर्शन की। तो आप सब ने सुना कि एक कवि था पिंडार। अभी मैंने ओलंपिक की चर्चा की है। ये पिंडार नाम का कवि पेरिक्लीस के टाइम का है, और ये पिंडार नाम का कवि प्रशंसा करता था, प्रशंसा परक कविताएं लिखता था। किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के पक्ष में कविताएं लिखता था। आप जानते हैं कि यहां प्रशंसा परक कविताएं लिखी जाती थी। जब हम अपने यहाँ राजस्थान में बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ चारण भाट की परंपरा रही, ख्यात की परंपरा रही। जब हम इस्लामिक ट्रेडिशन की बात करते हैं तो वहां पे शब्द आता है एक कसीदे लिखने की परंपरा। शब्द आता है कसीदे। कसीदे होता है एक प्रकार का प्रशंसा परक काव्य। इसी तरह से इनके यहां भी आता है। तो कवियों की पूरी लिस्ट है, पूरी सीरीज है। अब इतिहास है, साहित्य है, विज्ञान है। इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं आज ग्रीक्स को हम क्यों याद करें, यह शब्द आप सबने सुना है, क्रेन। ये आज तो ये बड़ी बड़ी क्रेन्स आ गई, लेकिन उस ये देखिए आप पार्थेनन का टेंपल आपको दिखाई दे रहा है। ये उस वक्त की क्रेन है। एक पिक्चर खींचा गया है, बनाया गया है, स्केच है। तो क्रेन का आविष्कार कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने किया। जब हम ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीक मिलिट्री है। ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल शब्द भी मैं बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बैलिस्टिक डिवाइस बोलना चाहिए इसको। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में बचपन में आप लोगों ने चलाई होगी गुलैल। गुलैल से पत्थर लेकर के मारना। जो बच्चा जितना बढ़िया निशाना लगाएगा वो उतना बढ़िया गुलैलबाज। तो ये गुलैल का बड़ा भाई है। ये पत्थर रखा जाएगा, देखिए इसके अंदर, और ये पत्थर 50 किलो 100 किलो तक के होंगे। इन्हीं चीजों से 15वीं 16वीं शताब्दी में इसी पद्धति से बाद में डेवलप हुआ क्या? तोप। बड़ी बड़ी तोपें बनी। इसी पद्धति से आज की दुनिया में मिसाइल्स बनी हैं, आईसीबीएम, आईआरबीएम। तो हम चल रहे हैं पीछे। ये उनकी ग्रीक मिलिट्री का कैटापॉल्ट बोलते हैं इसको, कैटापॉल्ट। ये एक पूछा जाएगा कि व्हाट इज कैटापॉल्ट। तो कैटापॉल्ट एक तरह की डिवाइस है, और इस डिवाइस के द्वारा पत्थर फेंकने का, या एक तरह की छोटी सी तोप मान लीजिए, लेकिन इसमें किसी तरह का एक्सप्लोसिव नहीं है। उस समय तक एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये ग्रीक मिलिट्री देखिए आप, मैंने आपको बताया था। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके बॉडी का और इसके पूरे ड्रेसअप का स्ट्रक्चर देखिए। ये जो पैदल सैनिक है, ये पैदल सैनिक दिखाई दे रहा है आपको। इस पैदल सैनिक को होप्लाइट कहा जाता था। एक ग्रीक इन्फेंट्री सोल्जर, पैदल चलने वाला सैनिक। इसका फिर से वही भाला देखिए आप। ये मेन जो भाले का ये जो पार्ट है, ये करीब 1 से लेकर 2.5 फीट के बीच में होगा, इसलिए भाला पार हो जाएगा सीधे सीधे। तो भाला इनका मेन हथियार था। अब आप देखिए ये जो ढाल है, ये ढाल इनका मेन काम करती थी। यानी ढाल और भाला, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और आप देख लीजिए ऊपर से वो आदमी कवर्ड है, यहां से कवर्ड है, इधर से कवर्ड है। बहुत से लोग जब भारत में युद्ध लड़ने आए, जो आक्रांता भारत से आए, मुगल काल तक तो ये भी लिखा जाता था, वो लोग अपनी डायरीज में, अपने चीज़ों में लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, वो कहते हैं कि भारत के लोग नंगे ही युद्ध लड़ने के लिए चले आते थे। अब बाबर ने भी लिखा है ये, उससे पहले मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के ज़माने में भी बात आती है। ये नंगे ही युद्ध लड़ने के चले आने का क्या मतलब है? यानी वो अपने को इस तरह से ड्रेसअप नहीं कर रहे हैं, ये कवच नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अपने यहां पर कि महाराणा प्रताप का कवच देखते हैं, तो मामला कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं था कि हमारे यहां जो कवच बंद लोग थे वो कम लोग होते रहे होंगे। शायद ऐसा था। अक्सर भारत के इतिहास में तो यह देखने को मिलेगा कि विदेशी भारत में जो भी आया, सब ये कहते गए हमारे पास 10,000 की सेना थी, 5,000 की सेना थी, और भारतीय 1 लाख थे, और वो हार गए।
क्या सच में ऐसा हुआ होगा? अगर हम इस बात को मान भी लें तो यह हुआ कुछ कुछ इस तरह से कि जो 1 लाख थे वो उनमें से 50,000 लोग वेल ट्रेंड नहीं थे। इसलिए जब वॉर शुरू होता, जब हारने की स्थिति आती थी तो वो भागने की तैयारी करते थे। सेम जब यहां पे मराठों का तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, उनके साथ पिंडारी थे। जैसे वॉर हुआ सुबह, अब्दाली ने जब सुबह अटैक कर दिया तो सब भागते हुए नजर आए, और ऐसे लोग तुरंत काटे जाएंगे क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। अब यहां पर आप देख लें, सिकंदर भी अपनी साथ बड़ी सेना लेकर नहीं आया है, कितने लोग बीच में मरे होंगे। तो ये जो हप्लाइट होते थे ये मूल रूप से दास नहीं होते थे, ये इंडिपेंडेंट होते थे। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी उनके यहां। ये देखिए आप, मैं आपको भी चित्र बता रहा था उस समय कि किस तरह से ये सैनिक अपने ढाल को लेकर के, आप देख लीजिए ये जो फ्रंट के जो लोग हैं इनके जरा भाले देखिए आप, इनके भाले 12 फीट तक हो सकते हैं। बाद में इस ट्रिक को मंगोलों ने भी अपनाया, मंगोलों की चर्चा मैं फिर कहीं और करूंगा। ये देखिए सिस्टमेटिक तरीके से ये बढ़ते जा रहे हैं आगे, और इसको कहते थे फ्लैंक्स। इस सिस्टम को यूनिट बनती थी सैनिकों की, और उस यूनिट के अंतर्गत ये सैनिक आगे बढ़ेंगे। और उस जमाने में क्या होता था कि 3 तरह से युद्ध लड़े जाएंगे, 3-4 तरह से मान लीजिए आप, या तो आप तलवारबाजी करेंगे, या आप भाला चलाएंगे, या आप तीरंदाजी करेंगे। तीर चलाने के लिए क्या होता था कि माना ये पूरी सेना सामने है, 200 लोग 400 लोग, तीरंदाज बिल्कुल एक्सपर्ट तीरंदाज है, इस साइड से आप समझिए कि तीरंदाज तीर चला रहे हैं। किनको निशाना लेंगे? इन लोगों को। तो ये लोग चुपचाप जमीन पे बैठ जाते थे, मैंने जैसे भी आपको बताया, और इनके जो ढाल है ढाल ऊपर आ जाएंगे। अब चाहे भाला आए चाहे तीर आए, ये सब बच जाएंगे। तो इनकी क्या कहानियां चलती थी। मैं चाहता हूं कि मैं उस तरह से मरूं जब ऊपर से बारिश हो रही हो, बारिश भालों की हो, बारिश तीरों की हो, क्योंकि कुछ तो मरेंगे, फिर भी मरेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि भाले का मैंने आपको बताया ये आगे का हिस्सा 2.5 फीट का है और ये छेद भी सकता है। लियोडाइनस के उस युद्ध की, फेमस युद्ध की बात आती है जिसमें उसने जेरेक्स के साथ युद्ध किया था, जो मैं थर्मोपल्ली की बात कर रहा था। वहां पे उसने अपना भाला बहुत दूर से फेंका जेरेक्स की तरफ, निशाना चूक गया, लेकिन उसका पूरा कान पार होता हुआ चला गया क्योंकि बहुत दूर था निशाना। तो ये फैलेक सिस्टम है। अब एक बात और आती है दर्शन की। दर्शन की बात आती है कि किस तरह से ग्रीकों का दर्शन शुरू हुआ। तो हम चाहे बात करते हैं सोक्रेटिस की, चाहे प्लेटो की, और तीसरे नंबर पर अरस्तु की। ये तीनों गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इनके यहाँ ज्ञान की चर्चा होती थी। तो ये जो चिंतक थे, कुछ लोगों ने लॉजिकल थॉट्स डेवलप करने शुरू कर दिए, और उस लॉजिकल थॉट में एक बात ये आई कि ईश्वर नहीं है, देवता नहीं है। सुकरात को इस कारण से मृत्युदंड दिया गया था। वो कहता था कि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। वैसे भी ये भारतीय संस्कृति में भी लिखा गया है, हमारे वैदिक साहित्य में लिखा गया है कि ज्ञान नेति नेति है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। इसी प्रकार से ये यहां पर सोक्रेटिस भी इस बात को कर रहा है, सुकरात भी इस बात को कर रहा है। उसके बाद उनके जो शिष्यों की परंपरा है, प्लेटो से लेकर के अरस्तु तक, आप कोई भी सोशल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी सोशल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, उस सोशल साइंस में इन 2-3 लोगों की चर्चा आपको सब जगह मिलती है।
ये मैं ग्रीक इन्फेंट्री की बात कर रहा था, मिलिट्री की। ये देखिए, अगर बाई चांस समुद्र में युद्ध हो जाए तो ये भी इनके पास सिस्टम था, क्योंकि आप याद करिए ये लोग बहुत अच्छे नौसैनिक हुआ करते थे। ये धर्मों की बात हो रही है, ग्रीक रिलीजन, इस पर मैं भी एक क्वेश्चन बनाता हूं। रोम की संस्कृति पर भी इन ग्रीक्स का प्रभाव पड़ा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते रोमन साम्राज्य ने ग्रीस को जीत लिया, इसलिए ग्रीस की संस्कृति का प्रभाव रोमन पर भी हमको पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है, धर्म के बारे में बात हो रही है, धर्म, क्योंकि ये मिथकों से प्रभावित थे, धर्म से प्रभावित थे। अभी मैंने मंदिरों की बात की, देवी देवताओं की बात की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का नाम आएगा वो मैंने कहा था जीएस के। ये अपोलो, जीएस सर्वोच्च देवता है। आप ये मानिए कि जीएस क्या है, ये सर्वोच्च देवता है। और जीएस के साथ साथ जो हेरा है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में एक बिंदु आता है जिसके हम कहते हैं कि राम सीता की जोड़ी। तो हेरा को, ये जो उनकी पत्नी है, इनको विवाह का प्रतीक माना गया। क्या माना गया? विवाह का प्रतीक माना गया, यानी उसकी विवाह की देवी हो गई वो। इस तरह से हम देवी देवताओं की चर्चा पर बात करेंगे। तो जीएस सर्वोच्च देवता हो गया या आकाश का देवता हो गया। आकाश का देवता भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जरा इस बात को समझ लें। ये सुमेलित कीजिए के रूप में आएगा। ये चार्ट बना लें आप, चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन? आकाश का देवता जीएस, सर्वोच्च देवता। मैंने आपको बोला कि ज्यादातर जो लोग थे वो जीएस से अपने को जोड़ते थे। दूसरी बात आती है, नेमियन नाम का उत्सव इसकी याद में मनाया जाता था। इसको प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स भी इसी के लिए होता था। सेकंड बात आती है कि इसका जो एक बेटा है अपोलो, वो सूर्य का प्रतीक है, वो चिकित्सा का प्रतीक है। चाहे मंदिर पार्थेनन को हो, चाहे कोई और हो, डेल्फी हो, सब जगह आपको अपोलो की मूर्तियां दिखाई देंगी। आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक आता है अपोलो हॉस्पिटल, इंडिया में भी बोलते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की पूरी सीरीज, अपोलो नाम कहां से आया? यहां से आया। जैसे हम अपने यहां भारत में देखते हैं, हमारे यहां लोग लिखते हैं कि धन्वंतरी हॉस्पिटल, यह प्राचीन भारत का एक चिकित्सक था। उसी तरह से यहां पे ये प्राचीन ग्रीक का एक देवता है। और इसके साथ साथ हम उसकी एक बहन दूसरे नंबर पर नाम लिख रहे हैं। इसका नाम आप सब नाम से ही जानेंगे, अभी मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूं। एथेना। एथेना एक देवी है। एथेंस की देवी का नाम एथेना था। एथेंस की देवी का नाम एथेना था, जीसस की बेटी है। और ये बुद्धि और कला की देवी है। बुद्धि एवं कला की देवी है। आर्तेमिस, ये इसकी दूसरी बेटी है, जीएस की बेटी, हेरा की बेटी। ये चंद्रमा की देवी है। एरिस, ये युद्ध का देवता है।
एक बार फिर से इसको देख लें। इस स्ट्रक्चर को जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि इस पे सीधे प्रश्न बनना है, डायरेक्ट इसी पर प्रश्न आता है। इसमें हमारा दरअसल ग्रीक जो धार्मिक जगत है वो हमें समझ में आता है। हालांकि इतने देवी देवता हैं आजकल, तो आप अभी देखेंगे कि जो ग्रीक ओरिजिनेशन के देव हैं, लोग उनके नाम पर इंडिया में भी नाम रखने लगे हैं। तो यहां हम सबसे पहले हमने नाम देखा जीएस, ये सर्वोच्च देवता है, आकाश के देवता हैं। नेमियन नाम का उत्सव मनाया जाता है इनकी याद में, इनको लेकर के। हेरा, ये इनको विवाह की देवी माना गया, इनकी पत्नी है। जीएस का एक भाई है हेडीज, इसको पाताल का देवता कहा गया। ये हम नहीं जानते हैं कि पाताल क्या होता है, लेकिन ये मिथकों में लिखा है, भारतीय मिथकों में भी लिखा है। एक दूसरा भाई है वो पेडिसॉन है, वो समुद्र का देवता है। अब जरा गौर कीजिएगा, भारतीय संस्कृति में भी जब हम वैदिक देवताओं की बात करते हैं तो वहां पर भी 3 प्रकार के देवता आते हैं, आकाश स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय देवता। आकाश में ये है जीएस, नेमियन का उत्सव, समुद्र तल पृथ्वी है, ये पेडिसॉन नाम का देवता है। तीसरे नंबर पर आ रहा है हेडीज, ये पाताल के देवता हैं। ये पाताल कहां होता है ये पता नहीं, लेकिन कंसेप्ट है। अपोलो इनका बेटा, एरिस इनका बेटा। अपोलो देवता सूर्य का प्रतीक, चिकित्सा का देवता, और अपोलो सबसे ज्यादा लोकप्रिय देव है। एरिस ये भी इन्हीं का बेटा है, ये युद्ध का देवता है। एथेना ये बुद्धि की देवी है, कला की देवी है। एथेंस के मंदिर में इनकी मूर्ति लगी हुई है। और ऐसा कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में भी जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ भी देवी पूजा का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है, लेकिन जब हम गुप्त काल के बाद की बात करते हैं तो यहाँ पे देवी पूजा की चर्चा हमें सब जगह दिखाई देती है। चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे असम की, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तराखंड की, जगह जगह हमको देवी पूजा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। जो वॉरफेयर वाले लोग थे, युद्ध लड़ने वाले लोग थे, उनके यहाँ देवी पूजा महत्वपूर्ण रही। तो ये एथेना देवी बुद्धि की देवी है, कला की देवी है। आर्तेमिस ये चंद्रमा की देवी है, सौंदर्य की देवी। इस प्रकार से हम पूरे इस सिविलाइजेशन को देखते हैं। एक बार इसका हम फिर से रिकैप कर लें कि किस तरह से सभ्यता का उद्भव विकास दिखाई देता है। ये खास करके किस तरह से उन लोगों ने अपने यहाँ डेवलप किया। उनके यहाँ सोने जो सिक्के मिलते हैं, सिक्के लोहे के भी मिले हैं। स्पार्टा में लोहे के सिक्के पुरातत्व की दृष्टि से मिल चुके हैं। देखिए, फर्स्ट मिंट्स 7th BC इन लाइडिया। यहाँ पे जैसे हमारे भारत में उस समय हम आहत सिक्कों की बात करते हैं, आहत सिक्कों का प्रचलन भारत में था, तो इनके यहाँ भी कुछ इस तरह के सिक्के पाए गए हैं। क्या दिया हमको इन्होंने, क्या दे गए हमें? मैंने आपको पहले ही बताया कि इतिहास इस बात को बोलता है कि हम उसको याद रखेंगे जो उसकी हमारी लेगेसी है, जो उन्होंने हमको दिया। तो दिया उन्होंने हमें क्या है? सिटी स्टेट दिया, थॉट एंड फिलॉसफी दी। मैंने आपको बताया था कि चाहे हम प्लेटो से लें, चाहे सोक्रेटिस से लें, चाहे अरस्तु से लें। ग्रीक लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है बहुत सी लैंग्वेजेस की। जैसे भारत में संस्कृत है, उसी तरह से उनके यहाँ ग्रीक लैंग्वेज है। पॉलिटिक्स के जितने सिद्धांत हैं, हम जानते हैं राजनीति विज्ञान का पिता कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता कौन? अरस्तु। ऐसा पढ़ा और सुना जाता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम भी उनकी देन है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम एथेंस की चर्चा करते हैं। एथेंस की जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो क्लिस्थिनियस ने डेवलप की, चाहे सोलन ने डेवलप की। 2 नाम इंपॉर्टेंट है गणतंत्र का। पहला संस्थापक कौन? इसको सोलन बोला गया। दूसरा संस्थापक कौन? क्लिस्थिनियस बोला गया। तो ये डेमोक्रेसी आया। ग्रेट थिंकर्स की चर्चा मैं कर चुका हूं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अभी मैं पार्थेनन मंदिर की बात कर चुका हूं आपसे, और कुछ और चीजों की मैंने यहां से चर्चा की आपसे। मिथ्स एंड लिटरेचर, सारे मिथ जितने हैं वो आज भी यूरोप में कोई भी तरह का साहित्य लिखा जाता हो, वो इनसे आज भी प्रभावित है। दैट्स ऑल, थैंक यू।